मार्केट को अगर देखा जाए इस वक्त, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था आप लोगों से, और मैंने तकरीबन 19 मई को ही शेयर किया था कि मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रही है। ये मार्केट का एक कंसोलिडेशन बॉक्स है जिसमें मार्केट परफॉर्म कर रही है। मार्केट इसके बॉटम तक जा रही है, फिर वापस इसके हाई तक जा रही है। जैसे 21 अप्रैल को भी हुआ था, फिर उसके बाद दोबारा ये 7 मई को हुआ, फिर उसके बाद अब दोबारा मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। और इस दफा भी मार्केट का चांस है कि मार्केट 171 और 172 तक का हाई लगा सकती है। और हो सकता है 174 का भी हाई देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में अच्छे वॉल्यूम लगे तो। लेकिन जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक ब्रेकआउट होने का चांसेस काफी हद तक कम है। लेकिन अगर ये सीज फायर हो जाता है वॉल्यूम के साथ तो फिर मार्केट का एक बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, और वो बुल रन जो है तकरीबन 188 और 190 या फिर 2,10,000 तक जाएगा। इसे भी हम हटा देते हैं। ये मैंने वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रुप के अंदर कई दफा वाइस में समझाया था इस वीक, और इस वीक काफी हद तक बेहतर काम हुआ है मार्केट के अंदर। अच्छे वॉल्यूम लगे, अच्छी बाइंग हुई। लास्ट फ्राइडे वाले दिन हमें सेलिंग देखने को मिली, और उसके रीजन भी था क्योंकि न्यूज की तरफ से भी अगर हम देखें तो इतनी कोई खास अट्रैक्टिव न्यूज नहीं थी। और मंडे वाले दिन लास्ट डे है, नेक्स्ट वीक के लास्ट डे ट्रेडिंग का है। और अभी तो माशाल्लाह से न्यूज़ का फ्लो काफी हद तक बेहतर है। जिस तरह की न्यूज़ आ रही है हो सकता है हमें बहुत जल्द सीज फायर का भी सीज फायर की अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। और अगर सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है तो उसके बाद वाकई मार्केट किसी के हाथ नहीं आएगी, और मार्केट तेजी से परफॉर्म करेगी और तेजी से ब्रेकआउट करती हुई 187 190 तक का हाई लगा सकती है। और वैसे अगर देखा जाए न्यूज वाइज तो फिर आज रात या कल रात सीज फायर अनाउंस होना थोड़ा सा मुश्किल है। मंडे वाले दिन हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और मंडे वाले दिन हमें यही हाई 172 171 के हाई देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ लोग प्रॉफिट बुक भी करेंगे हाई साइड पे। तो फिर हमें इधर तो खुदवे के फ्री रहेगा ना। रह सकती है मार्केट। लेकिन सीज फायर के काफी हद तक चांस हैं कि इस वीकेंड में सीज फायर हो जाए। जो ईद हॉलीडेज आ रहे हैं और इतने लंबे हॉलीडे हैं तकरीबन मंडे के बाद अब फ्राइडे वाले दिन तक, इसके बीच में अगर सीज फायर हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन मार्केट अपना ब्रेकआउट दे जाएगी और मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि अब चांस है सीज फायर के, तो मंडे वाले दिन हमें सॉरी, आपका पॉजिटिविटी जो देखने को मिल कहते हैं सकती जो है। हाँ, आपका कब तक प्लान है जून? हेलो, एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शिराज भाई, मेरा आज फर्स्ट टाइम है, मुझे तो आइडिया नहीं है इसका। आज पहली बार मैंने अटेंड किया, लकीली हो गई है, मुझे पता नहीं था। मैंने आपसे एक सवाल पूछना है जी कि जो है ना, ये पीपीएल शेयर और ओजीडीसी शेयर, ये मुझे ये बता दे कि ये अभी खरीदना चाहिए या नहीं, या इसका कौन से हमें वेट करना चाहिए कि किस लेवल पे ये आए तो ये हमें खरीदने चाहिए। अगर अभी देखा जाए, अभी मैंने स्टार्ट में यही समझाया था, मार्केट अपडेट दी थी। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा लेट आए तो मार्केट अपडेट रह गई। मैं अभी दोबारा समझा देता हूँ। मार्केट का मैंने आपको बताया, शुरू में मैंने ये बताया था कि मार्केट अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन बॉक्स में ट्रेड हो रही है, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। अच्छा। जी। अब ये इस तरह के एक बॉक्स तो में ट्रेड हो रही है, इसी में ऊपर अपनी रेजिस्टेंस पे, फिर नीचे सपोर्ट ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है, और अब ये रिवर्सल आ चुका था। तो अब चांस है वापस 170 171 का, और इसी बीच मार्केट इसी की तरफ जा रही है। 2 दिन 3 दिन अच्छा परफॉर्म किया था मार्केट ने। लेकिन जाहिर सी बात है फ्राइडे वाले दिन थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली। न्यूज का फ्लो इस तरह का है कि चांस है सीज फायर कभी भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है लोग ये सोचेंगे। और जितने लोग अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो पीएसएक्स में जितने नए अकाउंट खुल रहे हैं, और अभी इस वक्त काफी ज्यादा लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, लेकिन सिर्फ वेट कर रही है अच्छी न्यूज का। अब चांस हुए हैं कि सीज फायर हो सकता है, तो मंडे वाले दिन चांस है कि मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करेगी। और चांस है 170 172 और 173 तक का भी, 4 तक का भी हाई लगा सकती है मार्केट एक ही दिन में, मंडे वाले दिन ही। और जाहिर सी बात है तो फिर ये पीपीएल अच्छा ही परफॉर्म करेगा मार्केट के साथ ही। और बाकी सीज फायर होने के बाद, सीज फायर न्यूज अनाउंस होने के बाद, इस वीकेंड के बाद अगर
कल ही हो जाती है तो फिर हमें वैसे ही देखने को मिल सकता है ब्रेकआउट। और सीज फायर अनाउंस होने के बाद मार्केट 175 का स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी देगी और मार्केट 70 आरएसआई तक भी जाएगी। और फिर उसके बाद वापस हमें 190 और या 2,10,000 तक का टॉप देखने को मिल सकता है मार्केट का। मार्केट में बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वक्त इन न्यूज के साथ तो पीपीएल ओजीडीसी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और पीपीएल का मैं बार बार ही शेयर कर रहा था ग्रुप के अंदर पीपीएल की। मैंने आप लोगों को इसकी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मैंने शेयर की थी। ये तो याद ही होगा आपको। हम्म। बिल्कुल याद है। हम्म। मैंने ये 240 पे पहले लिया हुआ था, ये फिर बहुत नीचे आ गया था। तो मैं 240 इस पे तरह नहीं। की गलती से अब बचना चाहता हूँ। मैं यही चीज हेलो। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर करने की रीजन ही यही है कि हमेशा जो है ना, सबसे मेन चीज यही है कि आपको जो है हाई साइड पे बाइंग नहीं करनी है। आपको वेट करना है वापस सपोर्ट पे आने का। 222 रुपए का लेवल इसका बहुत स्ट्रांग है। ये बार बार आके इसे टेस्ट करता है और अभी फिर आके इसने टेस्ट किया है। अभी फिलहाल अगर आप बाइंग कर रहे हैं और अगर आप इस रीजन से कर रहे हैं कि 230 से ऊपर है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। हालांकि ये हाई साइड पे है, लेकिन अगर आप 228 का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं तो आप इस रेट पे कर सकते हैं। और 230 से सपोर्ट ये बार बार यहाँ आके सपोर्ट टेस्ट करता है। बीच में नीचे भी चला गया था, लेकिन 230 से ऊपर है तो चांस है 240 के और 247 के। और 247 का ब्रेकआउट के बाद ये 265 तक जाएगा सीधा, इंशाल्लाह। तो इन रेट पे तो वैसे बाइंग बनती है 228 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, चले, मैं समझ गया। मुझसे मैंने डीजी हम्म। खान 200 पे 8,000 शेयर लिया था और इसका 4,200। वो मेरी गलती थी कि मैंने अच्छी चीज हाई प्राइस ले ली। तो अब मैं चाह रहा हूं मुझे ऐसा लेवल पता हो जहां आए तो मैं फौरन इसको खरीद लूं। अभी फिलहाल तो मैंने आपको बताया है पीपीएल अभी मतलब ये सेंटिमेंट वाइज अगर देखा जाए तो फिर जाहिर सी बात है पीपीएल तो लिया जा सकता है इन रेट्स पे। 235 से 230 के बीच में मिले तो फिर आप ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि चले, मंडे वाले ठीक है। दिन तो वैसे मुझे नहीं लग रहा है 235 से नीचे मिलेगा। हो सकता है ये ओपन ही 240 पे हो और उसके बाद 247 तक जाए। तो अगर 247 पे जाता है तो हमारे पास जो शेयर पड़े हैं वो बेच दें। शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप बेच सकते हैं। अगर आप स्विंग में काम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सीज फायर होगा, तो आपको हाफ होल्ड रखने होंगे। हाफ आप निकाल सकते हैं। चलो, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक। ठीक। चिराग भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चिराग भाई, नूरुज़्ज़मा बात करूं। अच्छा, ये अगर सीज फायर हो जाता है, अगर आज कोई या आज की वीकेंड पे किसी अनाउंसमेंट कोई हो जाती है, जी। तो मार्केट के क्या चांसेस है कहाँ तक जाने के? फर्स्ट जो इसके जो सेशन होगा उसमें। मार्केट तो अगर वैसे सीज फायर अगर हो जाता है आज या कल में अगर सीज फायर हो जाता है तो मंडे वाले दिन किसी को भी एंट्री लेने का मौका नहीं मिलेगा किसी भी स्टॉक में। और अगर आपको मिलेंगे भी स्टॉक तो अपर कैप पे मिलेंगे। बहुत ही कम ऐसे क्योंकि स्टॉक होंगे लास्ट जो 8% ऊपर पे आपको मिल जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जब सीज फायर अनाउंस हुआ था, उस टाइम पे आपको याद होगा कि उस टाइम पे मार्केट ने अपर हार्ड लगाया था और अप्रोक्सीमेट विद इन 10 और 15 मिनट्स के अंदर ही जो है ना अपर हार्ड लग गया था। हाँ। और वो भी और जो है कोई भी स्टॉक उस वक्त नहीं था। 16,000 पॉइंट टोटल उस जो है ना पर्टिकुलर डे को वो जो है ना वो इंक्रीज हुई थी मार्केट। जी, ये तो दिन था। अभी अभी क्या अब ये चांसेस है? देखें आप, मैं आपको मतलब यही समझा उसी रहा तरह हूँ। का सुने मेरी हार्ड लग बात। सकता है। ये वैसे सीज फायर की न्यूज नहीं थी, लेकिन ये न्यूज थी कि सीज फायर अब जो है चांसेस है कि सीज फायर हो जाएगा। सिर्फ इस न्यूज के ऊपर 16,000 मार्केट ने परफॉर्म किया था। ये वो गैप है। ये गैप देख रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मार्केट ऐसे तो ही है। क्लोज यहाँ पे हुई थी 151,500 पे। अब मार्केट ओपन ही 164,700 पे ओपन हुई। और 5 मिनट के अंदर आपका अपर हाल्ट लग गया था 164,600 पे ओपन हुई। 165,800 पे इसने हाई लगाया, यानी कि बहुत ही कम परफॉर्म किया। यहाँ पे जो है ज्यादातर स्टॉक जो है 8%, कोई 9%, कोई 7% गैप के साथ ओपन हुआ था। और जाहिर सी बात है 10% पे कैप लग गया। तो आपको 2 से 3% ही मिले, या फिर ज्यादातर अच्छे स्टॉक तो कैप पे ही मिले। तो आपको मौका नहीं मिलना अगर सीज फायर हो जाता है तो बाइंग करने का। बिल्कुल ऐसे उस ही है। टाइम पे 7 मिनट के अंदर जो है
अगर बज के सीज 37 मिनट फायर पे हो जाता है, अगर लग- सीज फायर हो जाता है तो फिर मैं मंडे वाले दिन कोई भी स्टॉक बाय नहीं करूंगा। उसका रीजन ये, मेरे पास 85% मेरी होल्डिंग रखी हुई है। याद है मैंने बिल्कुल ठीक है। अपनी आप लोगों ने मेरी आपने मेरी वॉइस सुनी होगी, वॉइसों में मैं क्या समझाता हूँ, यही समझाता हूँ कि आप, मैं वो बातें नहीं करता कि आप 30% अपना, 50% अपना फ्री कैश इस वक्त फ्री कैश पे आ जाए, 70% फ्री कैश पे आ जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉसेस में ही हैं इस वक्त। ये रियलिटी है, कोई जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो इस वक्त लॉस के अंदर ही है। मार्केट कंटिन्यू नीचे आई है 188 190 के से, कंटिन्यू नीचे आई है। और इसी के अंदर मैं आपको एक मिसाल भी एक समझाता हूँ जैसे, और फिराज भाई, इसका मेरा रीजन इसीलिए क्या आपसे है, एक ही सवाल होता है। इसका मैं रीजन आपसे मैं एक ही आपको सवाल समझाता करता हूँ। हूँ। देखें, सुने। सुन रहे हैं? जी जी, प्लीज बताएं। हाँ, जैसे ये पीएसओ है, 501 रुपए का था, और तब इसमें पोटेंशियल था 500, 550, 600 रुपए तक जाने का। और इसके अंदर इतनी, इतना इसमें इतनी जगह मौजूद भी थी, 540, 5 और 600 तक परफॉर्म करने की। लेकिन जब ये गिरना शुरू हुआ, अब ये देखें, जब ये आया होगा 467 पे, जिन्होंने भी, जो भी फ्री कैश पे होंगे उस वक्त, जिन्होंने भी ये सोचा होगा मार्केट के हालात खराब है, अभी हमें निकल जाना चाहिए, उन्होंने यहां पे बाइंग कर ली होगी। और अगर जिन्होंने यहां पे भी नहीं की होगी, तो इससे नीचे जो इसकी सपोर्ट है 448 की, यहां पे आके तो ये काफी हद तक ओवरसोल्ड हो गया था, यहां बाइंग कर ली होगी, या फिर यहां पे बाइंग कर ली होगी ज्यादा से ज्यादा 426 पे। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना नीचे चल जाएगा, 326 रुपए का लो लगा लेगा 500 रुपए से। और ये किसी भी एक्सपर्ट ने ये नहीं सोचा होगा कि ये इस जंग में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जंगें हमने बहुत सारी देखी थी पीछे। अगर हम 2025 की और 24 की बात करें, तो इसके अंदर हमने ईरान इसराइल वॉर भी देखी है, हमने इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर भी देखी है। लेकिन उसके अंदर इतनी गिरावट किसी भी वार में नहीं देखने को मिली थी जितनी इस वार में हो गई। और ये वार भी इतनी लंबी चली, हालांकि इतनी लंबी कोई भी वार इससे पहले भी नहीं चली। यूक्रेन वाली वार से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईरान और इसराइल की इससे पहले जब वॉर हुई थी, वो भी इतनी लंबे टाइम तक नहीं चली थी। तो इस वक्त जो हुआ, ये किसी को भी नहीं पता था। तो अभी फिलहाल सबके पास होल्डिंग है। अब जब मार्केट इतना नीचे आ चुकी है, तो ऐसे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि अपना 80% होल्डिंग को होल्ड रखें, क्योंकि मार्केट को यहां पे वापस जाना है अपने टॉप पे। वो स्टॉक वापस अपने टॉप पे जरूर जाएंगे, बजट आ रहा है, उसके अलावा सीज फायर अनाउंस होते के साथ ही परफॉर्म करेंगे। और यहां पे आपको अपनी होल्डिंग निकालनी है, अपने जो आपने पुरानी होल्डिंग रखी हुई है उसे निकालना है। उससे पहले यहाँ पे अपने 20% जो है कैश के ऊपर काम करना है, जो आपके पास बचा हुआ कैश है उसी को बुक करना है, उसी को दोबारा रीबाय करना है। तो उसको आपको बचना है। ऐसा नहीं है कि अगर अपर हॉल्ट हो जाता है और मंडे मंडे वाले दिन अगर सीज फायर हो जाता है, अपर हॉल्ट हो जाता है, मार्केट परफॉर्म कर जाती है, 187 तक पहुंच जाती है, 177 तक पहुंच जाती है, तो उस वक्त जो भी बचा कुचा कैश है वो भी अपर कैप पे ले लें। तो ऐसा नहीं है, अपने उस 20% फ्री कैश को होल्ड रखें, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी देती रहती है, अपॉर्चुनिटीज कभी भी खत्म नहीं होती मार्केट में। उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें, उन्हें ढूंढें और उनमें बाइंग करें। और जब तक वो मौका नहीं मिलता अपनी, और मार्केट जो ऊपर जा रही है, उस वक्त आपकी 80% होल्डिंग ही आपको अच्छा गेन दे जाएगी, क्योंकि वो आपके पास होल्ड होगा, एक दिन पहले से आपके पास होल्डिंग होगी जिस दिन मार्केट अपर हॉल्ट लगेगी। क्योंकि अपर हॉल्ट वाले दिन कोई नहीं कमा पाएगा मार्केट से। फिराज भाई, जब मेरा अपराध जी। हेलो, हेलो जी, सवाल बोले। ये है जब आप कि जब इंडेक्स जो था वो 190 पे था, उस हाँ, वक्त आपका जो पीपीएल है ये 275 का था, आई थिंक, या 80 का हाँ। था, हम्म। ऐसा ही है। आज हाँ। इंडेक्स है वन जो है ना 167 68 का, हम्म। और पीपीएल 235 पे, यानी 35 40 रुपए का गैप रह गया। ठीक है, अब और इसी के कंपैरिजन अगर आप पीएसओ के साथ करें, जब इंडेक्स 190 का था तो ये 500 का था, आज ये 350 का है, 355 हाँ, 350। तो उस सूरत में क्या हमें पीएसओ ज्यादा सूटेबल रहेगा पीपीएल की निस्बत, नहीं इस नहीं रेट पे नहीं, ले लो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने। फिलहाल जो है ना, देखें, जब मार्केट गिरती है ना, मल्टीपल स्टॉक नीचे आते हैं। हाँ। ऐसा अच्छा। भी होता है, जब मार्केट गिरती है तो स्टॉक कोई और से गिर रहे होते हैं, हैवी वेट, और जब परफॉर्म करती है तो कोई और से सेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं, मार्केट वापस उस जगह पे, यानी कि
यहाँ पे थी, यहाँ से गिर गई, गिरे कोई और से स्टॉक, वापस परफॉर्म किया इसने, उठे कोई और से स्टॉक, तो जो गिरे थे वो गिरे के गिरे ही रह गए। ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर। बाकी ये कि पीएसओ जो है जरूरत से ज्यादा नीचे तो आ गया, लेकिन पीपीएल के अंदर पोटेंशियल था उसमें। वो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पीपीएल और ओजीडीसी पीएसओ के मुकाबले में। पीएसओ भी स्ट्रांग है लेकिन इतना नहीं जितने वो स्ट्रांग है, और उनकी अर्निंग उसके मुकाबले में काफी बेहतर है। और दूसरी बात ये, ऑयल सेक्टर को काफी हद तक बेनिफिट हुआ है इसमें। हालांकि हाँ, पीएसओ ने कोई खास इतना परफॉर्म नहीं किया, वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है मोमेंटम तो पीपीएल में बन रहा है। पीपीएल की मैंने बार बार कॉल भी शेयर की थी, पीपीएल हो सकता है 280 पे भी जाए दोबारा। ये दोबारा अपना एक और टॉप लगा, अपने टॉप को दोबारा अपने टॉप तक जा सकता है, 280 तक भी जा सकता है। लेकिन पीएसओ को थोड़ा टाइम लगेगा मोमेंटम बनने में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम इसको देखें, पीपीएल को, तो ये तकरीबन अपने 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। यानी जो करेक्शन हुई थी उसको 50% तक कंप्लीट अचीव कर चुका है। और इससे पहले वाले हाई पे अगर हम देखें 247 तक गया था ये, तो तकरीबन 60% तक की कर चुका है। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर हम पीएसओ को देखें, तो पीएसओ तकरीबन अभी भी पीएसओ सिर्फ और सिर्फ अपने 30% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर पाया है। जितनी इसमें करेक्शन हुई थी उसके 30% ही वापस उठ पाया है। अभी तक अपने ये इस जोन में नहीं आया, गोल्डन पॉकेट में नहीं आया। ये जोन गोल्डन पॉकेट का होता है। और यहाँ के इसके ब्रेकआउट के बाद अगर ये 50% की रिट्रेसमेंट को सस्टेन कर जाता है 0.5 को, और तकरीबन ये 417 420 रुपए से ऊपर ही सस्टेन करता है, तो फिर इसमें पोटेंशियल होगा वापस परफॉर्म करने का। अभी जब तक ये वापस 397 को ब्रेक नहीं करता तो फिर इसमें चांस नहीं है वापस ऊपर जाने का, क्योंकि अभी ये इतने उन्हीं लेवल को और अपने लो के पास ही है। अभी तक इसमें वैसा मोमेंटम दोबारा नहीं बन पाया। और दूसरी बात ये, इसमें कुछ न्यूज़ें भी इस तरह की चल रही थी। और लेकिन यह है कि परफॉर्म करेगा, अच्छा स्टॉक है, ये भी ब्लू चिप स्टॉक है, परफॉर्म करेगा, लेकिन पीपीएल जितना स्ट्रांग नहीं है। और दूसरी बात ये, इसी तरह काफी सारे स्टॉक हैं जो परफॉर्म कर जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो फिर ऑटो सेक्टर में साजगार परफॉर्म कर चुका है और ये वापस अपने उसी टॉप के करीब ही है। लेकिन इसके मुकाबले में जो बाकी स्टॉक्स हैं, जैसे अगर हम गेल को देखें, हालांकि गेल का भी रिजल्ट अच्छा है, गेल अपने टॉप से अभी भी काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। और तकरीबन अगर हम देखें तो ये अभी भी जो है अपनी गोल्डन पॉकेट में ही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर अभी तक इसका अप ट्रेंड वापस स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी वेट कर रहा है सीज फायर का ही। ये जब भी अपने इन लेवल को वापस ब्रेक करेगा 504 को, तो फिर ये वापस 600 630 और हो सकता है ये 840 तक भी जाए। क्योंकि इसके ना जब भी इस तरह की करेक्शन हुई है, जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी इससे पहले भी गया था 360 पे। 360 पे जाने के बाद 164 तक आया था। और फिर उसके बाद जब इसने परफॉर्म किया तो नेक्स्ट हाई इसने 504 का लगाया, फिर उसके बाद इसने हाई 600 600 का लगाया। तो इसी तरह ये दोबारा जब अपना नेक्स्ट हाई लगाएगा तो वो इससे भी ऊपर 800 700 700 से 800 के बीच का हाई लगाएगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि इंडेक्स के साथ जो स्टॉक जितना गिरे उतना ही उठे, क्योंकि इंडेक्स के साथ गिरते हुए उस वक्त न्यूज अलग होती हैं। उस वक्त कुछ कंपनियों के लिए ज्यादा नेगेटिव होती हैं, और जब इंडेक्स वापस उठ रहा होता है तो कुछ कंपनियों के लिए ज्यादा पॉजिटिव होती हैं। जैसे अभी सजीव की न्यू व्हीकल लॉन्च हो रही थी, तो फिर ये न्यूज इस न्यूज की वजह से और उसके अलावा ईवी की वजह से सर्दियों में ज्यादा मोमेंटम बना और सर्दियों ने परफॉर्म भी किया। हालांकि उसका सेल्स का डेटा भी काफी अच्छा आया, सेल्स का डेटा गेल का भी अच्छा है, लेकिन वो सर्दियों बेहतर परफॉर्म कर गया इंडेक्स के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म। अच्छा हम्म। शिराज भाई, आपके और मेंबर भी सुन रहे हैं, मैं ऐसे सवालात
पूछना चाहता हूँ जो मेरे मुताल्लिक है, लेकिन फायदा सबका हो। जी। तो मेंबर आपको सुन रहे हैं? हाँ। हाँ। मैंने पीएसओ लिया है। पीएसओ के शेयर है मेरे पास 400, 354 के मैंने लिए हैं, 1500 शेयर लिया है। हम्म। क्या ये ठीक बाइंग है? 315 के, ये ठीक बाएंगे। नहीं नहीं, 354 के लिए हैं। चवन कितना? तीन 354 के 1500 शेयर दिए हैं। थ्री 354 फिफ्टी के। फोर के हम्म। बाइंग रेट ठीक है? बाइंग रेट आपका ठीक है। अच्छा। ठीक है, आपका बाइंग रेट इतना बुरा नहीं है, क्योंकि आप जो है अपना, ये अभी तक तो वैसे तो अपनी सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है तकरीबन 344 की। अगर इससे नीचे आता तो नीचे इसकी सपोर्ट 330 है, और वैसे जिस तरह का न्यूज़ फ्लो चल रहा है तो फिर चांस है ये परफॉर्म ही करेगा अच्छा। क्योंकि पीएसओ ऑयल सेक्टर जो है ना थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसके अंदर आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े झूले देखने को मिलते हैं। ये देख रहे हैं आप? ये इसी तरह परफॉर्म करता है, और जब ये परफॉर्म करने पे आएगा पीएसओ तो तेजी से ही परफॉर्म करेगा। ऑयल सेक्टर और इस तरह के एग्रेसिव सेक्टर में इसी तरह का मोमेंटम बनता है। ठीक। दूसरे नंबर पे मेरे पास एनसीपीएल के शेयर हैं, जो मैंने 64.80 85 इसके आसपास एवरेज बनी है। एनसीपीएल ये आप ही ने नॉमिनेट किया था जी, जी। एनपीएल के बजाय एनसीपीएल ले, तो मैंने एनसीपीएल लिया फिर। तो ये एनसीपीएल ठीक है मैंने रेट? रिकमेंड किया था। हाँ, वही मैंने 6,000 शेयर उसका लिया है। 64.80 85 इसके आसपास। क्या ये बाइंग रेट ठीक है? हाँ, ये बाइंग रेट ठीक है। चले सही एनसीपीएल है। अभी भी अपनी इस सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, बाकी इससे नीचे इसकी सपोर्ट 55 रुपए की है। वैसे 55 तक तो जाना मुश्किल है इसका। मैंने भी जमा किया, मेरी जो है अपनी बाइंग इसके अंदर 66 रुपए की एवरेज बाइंग। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ मेरी, मैंने भी इसे एक्युमुलेट किया है और मेरी अपनी 66 रुपए की इसके अंदर एवरेज बाइंग है। और ये अच्छा गेन देगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसके जो है, आवाज आ रही है मेरी? 61 रुपए की आपकी बाइंग है? 61 रुपए की? 66 66 रुपए की, 66। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जी। बाकी इसके अंदर जो है पहला चले। टारगेट 72 और दूसरा टारगेट 77 का है। 77 पे मैं सारे निकाल दूंगा, हालांकि ये वापस 88 तक भी जा सकता है, लेकिन 77 पे मैं सारे निकाल दूंगा। 77 पे? बस ठीक है, जब आप सेल करें ना कोई भी चीज अपनी, वो वहां मैं पे बताता लिख हूँ, दिया ग्रुप में शेयर करता हूँ। कि मैंने अपना माल बेच दिया इतने पे, जी जी जी। 77 पे। उससे पता है जी। क्या होता है? देखें, आप कुछ भी, या हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है बहुत। आप जब सेल करेंगे ना, हम भी सेल कर देंगे। जी हाँ। बंदे को मैं हौसला हो शेयर जाता करता है हूँ यार ग्रुप के अंदर। मैं बता रहा होता हूँ हाथ के हाथ कि मैं कब कौन सा स्टॉक बाय कर रहा हूँ, कब कौन सा स्टॉक सेल कर रहा हूँ। अच्छा। एक हम्म। मोहम्मद रियाज नाम के क्लाइंट होंगे, वो हैं इस मीटिंग में? रियाज साहब हैं यहाँ पे? कितना बंदा है इस वक्त जूम मीटिंग में? मेरे ख्याल से अभी ज्यादा क्लाइंट एक्टिव नहीं है, क्योंकि आज वैसे ही ज्यादातर लोग बिजी होंगे, ईद आने वाली है। अच्छा, मैं एक और चीज, एक मेंबर से ही मेरी बात हुई थी, उन्हीं को मैं समझाने की नहीं, मैंने उन्हें जूम मीटिंग का कहा था, रियाज साहब को। मैं समझा देता हूँ जिससे बाकियों का भी फायदा हो जाएगा। देखें, ये तो आपको याद होगा, एक कॉल मैंने शेयर की थी MSCFL की, मैकपेक फिल्म की। हम्म। अब देखें, ये एक स्टॉक है, मैकपेक फिल्म। ये इसे मैंने रिकमेंड भी काफी दफा किया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसे 60 के पास वापस निकालने का कह दिया था। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा था 60 के पास निकालने का? क्योंकि ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये 60 और ज्यादा से ज्यादा 69, लेकिन ये 60 का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसकी रेजिस्टेंस के लिए। और अलग इसने वापस 67 को टेस्ट किया, लेकिन वापस वहां से रेजिस्ट होकर वापस नीचे आ रहा है। अच्छा, एक चीज जो मैं अक्सर समझाता हूँ और बार बार समझाता हूँ, वही चीज मैं अभी दोबारा समझाता हूँ। कोई भी स्टॉक जब हम बाय कर रहे होते हैं ना, उसमें एक रिस्क होता है, एक रिवार्ड होता है। यानी नीचे कितना जा सकता है, ऊपर कितना जा सकता है।
तो नीचे ये स्टॉक अभी इसकी यहाँ पे ये 60 के ऊपर, 60 69 को दोबारा से टेस्ट कर चुका है, दोबारा टॉप लगा चुका है। तो अब इसमें खतरा वापस 30 तक का भी है। जैसे पहले गिरा था एकदम 30 तक गया था, तो इसी तरह दोबारा भी गिर सकता है। तो ऐसे टाइम पे कभी भी ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं ली जाती। इसके मुकाबले में वो लेवल, जिन लेवल पे ये बार बार आता है, जैसे अगर हम देखें तो ये वाली रेंज इसकी तकरीबन 30 33 की रेंज है, जिसपे बार बार आता है। और उसके बाद नीचे ये आता है 2024 तक। 2024 की रेंज तो बहुत जबरदस्त है, बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसी रेंज पे अगर आपको मिले तो आप इसे लेके रख सकते हैं, या फिर इसे 30 33 पे बाय कर सकते हैं अगर ये गिरा है तो। लेकिन कभी भी स्टॉक को जब वो रैली कर चुका हो और अच्छी रैली कर चुका हो और अपने टॉप पे हो, तो टॉप पे कभी भी बाइंग नहीं की जाती। टॉप के ऊपर हमेशा खतरा होता है नीचे गिरने का। या तो ये अपने टॉप को ब्रेकआउट कर जाए और कोई रीजन हो उसके पीछे, और वो रीजन वैलिड हो कि फंडामेंटली कोई मूव बनी हो, फंडामेंटली कोई चेंज आया हो, उस वजह से वो परफॉर्म कर रहा हो। या सेंटिमेंटल कोई मूव आया हो और वो इतना स्ट्रांग हो कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन ओवरऑल कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी, अब ये देखें ये एक स्टॉक है, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इस स्टॉक ने 434% परफॉर्म कर लिया। जब स्टॉक 434% परफॉर्म कर चुका है, तो उसके अंदर होल्ड रखना या फिर उसको फिर यहां पे 434% परफॉर्म करने के बाद बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ऐसे स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करें। और या तो इस टाइम पे अगर आपके पास है तो फिर इसे यहाँ पे बुक करें। तो ऐसे स्टॉक को मैं कभी हमेशा मना करता हूँ। उसका रीजन यही है, कभी भी आप स्टॉक को टॉप पे बाय नहीं करें। हमेशा वेट करें या तो वो अपनी सपोर्ट पे आए। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर इसकी नीचे सपोर्ट जो है, मेजर सपोर्ट 43 की है, और उससे नीचे इसकी सपोर्ट 33 की है, या तो इसे 43 पे बाय करें तो समझ में आता है कि यहाँ से वापस बाउंस होगा, या फिर इसे 33 पे बाय करें। जैसे एक स्टॉक है, मैंने गिरता हुआ एक स्टॉक शेयर किया था, JSML। हालांकि वो दोबारा लोअर लो हो गया। और ऐसे एग्रेसिव स्टॉक में हमेशा लिमिटेड ही क्वांटिटी में बाय करनी चाहिए। यानी जो मैंने आप लोगों को समझाया, जो सिखाया आप लोगों को, कि उतने ही स्टॉक बाय करें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं उस स्टॉक में। जैसे अगर आप एक स्टॉक में 2000 का ही लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, और वो स्टॉक अगर 10 रुपए का है, तो फिर आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 ही, अगर 1 रुपए के, 10 रुपए का स्टॉक है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आप 2000 ही शेयर ले सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि आप अफोर्ड ही 2000 रुपए कर सकते हैं उसमें लॉस बर्दाश्त। तो इसी तरह आप जब भी कोई स्टॉक बाय करें तो उसमें ये देखें रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। जैसे एक स्टॉक था, अच्छा वो तो मैंने एक MSEFL का बताया था, कि कभी भी कोई स्टॉक को टॉप पे नहीं लें। और एक दूसरी बात, ये गिरते हुए स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करें जब वो लोअर लोग के साथ नीचे जा रहा हो। और हाँ, ये समझ में आता है कि अगर वो अपनी सपोर्ट पे आ जाए, जैसे ये वाला मैंने ये रिकमेंड किया था JSML। तकरीबन इससे पहले मैंने रिकमेंड किया था आपको, जब ये यहां से वापस बाउंस हुआ था, अपनी 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका था, लेकिन उसी के बाद 72 का, नहीं बल्कि यहां पे रिकमेंड किया था मैंने, हाँ यहाँ पे रिकमेंड किया था आप लोगों को कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और 72 का इसमें स्टॉप लॉस था। 72 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ये वापस नीचे आया, फिर इसमें बाउंस आया, तो मैंने रिकमेंड किया कि आप बाय कर सकते हैं। और वो बाउंस आने के बाद, और वो बाउंस इस वजह से आया था क्योंकि ये अपनी मेजर सपोर्ट के पास था। एक दफा यहाँ रिकमेंड किया गया था और दूसरी दफा यहाँ रिकमेंड किया गया। और इन दोनों दफा में मैंने बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बाइंग की है, और जो मैंने शेयर भी किए कि मैंने बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बाइंग की है। और उसका रीजन क्या है कि अगर ये स्टॉक यहां तक आ गया लगातार लोअर लोग के साथ, इसका वर्स्ट सिनेरियो ये है, यहां तक आ गया तो मेरा इतना ही लॉस होगा जितना लॉस मैं इसमें अफोर्ड कर सकता हूं। क्योंकि इसमें टारगेट भी बड़े हैं, इसमें टारगेट 97 तक के हैं, और करीब का टारगेट तो 85 तक के हैं। अगर ये जाता है वापस, इसमें मोमेंटम बनता है, और अभी मोमेंटम भी बना था इसमें, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा फ्राइडे वाले दिन लोअर लोग लग गया इसमें। तो ऐसे स्टॉक में हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही बाइंग करें, और कभी भी ऐसे स्टॉक में बाइंग नहीं करें जो अपने टॉप के पास हो। जैसे अगर देखा जाए तो ये इस वक्त अपने टॉप के पास है, तो यहां पे कभी भी कोई स्टॉक को इस लेवल पे कभी भी बाइंग नहीं की जाती। बाकी ये कि इसी के मुकाबले में मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। जैसे MLCF काफी जबरदस्त, काफी अच्छे
मोमेंटम के साथ परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है। अब इसी के अंदर अगर हम देखें 85 की और 87 की रेजिस्टेंस को, 85 से 87 की रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करता है, फिर वापस नीचे आता है 78 और उससे नीचे 75 तक। और हालांकि इसने 70 का भी लो लगाया था, लेकिन 75 की सपोर्ट को टेस्ट कर रहा था आके, और वापस 85 तक जा रहा था। तो इसमें ऐसे स्टॉक में हमेशा इसका जो डाउन साइड है, जो इसकी देखा जाए सपोर्ट है मेजर, वहां पे जमा किया जा सकता है बड़ी क्वांटिटी में, जब तक सीज फायर नहीं होता। और यहाँ पे बाय किया जा सकता है और वापस यहाँ पे सेल किया जा सकता है। और वैसे अगर सीज फायर हो भी जाता है तब भी नॉर्मली आप सपोर्ट पे ही बड़ी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं अच्छे टारगेट के साथ। अब चलते हुए स्टॉक को जब वो अपने टारगेट के पास पहुंच गया तो फिर तब बाइंग नहीं की जाती उसमें, कि वो बिल्कुल पता चले वो 80 90 के ऊपर घूम गया तो फिर तब बाइंग कर ली, ऐसा नहीं होता। हमेशा उसको नीचे आने का वेट किया जाता है, और नीचे आए यानी कि अगर आपको पता वो नीचे आ सकता है, अभी अपनी रेजिस्टेंस के पास है, तो हमेशा उसको सपोर्ट से बड़ी क्वांटिटी में उठाएं। और बाकी इसी तरह जो है काफी स्टॉक्स के साथ होता है कि लोग ऊपर से बाय कर लेते हैं, ऊपर से कभी भी बाय नहीं करें, या तो वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। जैसे इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 90 92 की, 92 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 96 तक जाएगा। और 96 इसका ब्रेकआउट लेवल है, हालांकि ये उससे ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग इससे नीचे। 96 को जब भी ये ब्रेक करेगा तो इसमें बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, और ये 121 तक परफॉर्म कर सकता है। 113 से 121 तक परफॉर्म करेगा, और उसके बाद 140 तक भी जा सकता है, 44 तक भी जा सकता है अपने प्रीवियस टारगेट तक। तो ब्रेकआउट लेवल, या तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो, तब बाइंग कर सकते हैं। वरना अदरवाइज आपको सपोर्ट पे ही बाय करना है, हाफ शेयर को अपसाइड पे सेल करें, फिर हाफ को नीचे से दोबारा बाय कर लें, और उसी में इस तरह ट्रेड की जा सकती है। अक्सर ये होता है जब कोई स्टॉक में एकुमुलेट के लिए रिकमेंड करता हूँ कि इसे आप जमा कर सकते हैं, लोग ज्यादा क्वांटिटी में उसी वक्त बाय कर लेते हैं। कभी भी उस स्टॉक को ज्यादा क्वांटिटी में खुद से बाय नहीं करें, आप उसमें लिमिटेड क्वांटिटी बाय करें और उसकी सपोर्ट पे आने का उसका वेट करें। जो स्विंग आइटम है, जो लंबी ट्रेड है, तो लंबी ट्रेड में आपको नीचे से मौका मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो चार्ट रुक जाएगा या चार्ट सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा जाएगा। कोई भी स्टॉक कोई भी स्टॉक सीधा सीधा यूं ऊपर नहीं जाता, वो वापस नीचे जरूर आता है, फिर उसके बाद ऊपर परफॉर्म करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर परफॉर्म करता है। और वैसे अभी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, ऐसे ट्रेंड में अक्सर स्टॉक इसी तरह रेंज बाउंड परफॉर्म करते हैं न्यूज फ्लो के साथ। और जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट कहते हैं जब रेजिस्टेंस को स्टॉक रेजिस्टेंस से ऊपर आके क्लोजिंग दे जाए, और उसके बाद नेक्स्ट डे भी उससे पॉजिटिव ही परफॉर्म करे, उस रेजिस्टेंस को जिसको ब्रेक किया है उसको एज अ सपोर्ट रिएक्ट करे, और सपोर्ट की तरह उस सपोर्ट लेके वहां से वापस रिबाउंड हुआ है नेक्स्ट डे भी, तो ये कंफर्म होता है कि आपका ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इस लेवल पे आपको अपने हाफ शेयर सेल करना है, फिर नीचे के लेवल पे दोबारा हाफ शेयर बाय करना है, फिर ऊपर सेल करना है, फिर बाय करना है। अभी तो फिलहाल जिस तरह की न्यूज आ रही है तो चांसेस हैं कि अब तो ब्रेकआउट ही होंगे और स्टॉक सीधा सीधा ऊपर जाएंगे, और ये काफी हद तक चांस है कि स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और ये हमें देखने को भी मिलेगा। किसी का कोई अच्छा क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। चिराग भाई, जी। उस दिन एजीपी, ये आपका रिलेटेड है इसी से सवाल। उस दिन जी। एजीपी था, उसका ब्रेक लेवल जो था, रेजिस्टेंस लेवल, वो 190 था आई थिंक, या 189 था कुछ था। इसने एजीपी ने उसको तोड़ा, ऊपर चली गई 191 पे। मैंने जब देखा कि इसने तोड़ दिया, मैंने 192 पे शेयर्स खरीद लिए। वो सीधा 196 पे गया, अब ब्रेक उसने तोड़ दिया, रेजिस्टेंस तोड़ दी, वो ऊपर चला गया 196 पे। फिर अब मेरा तो ख्याल था कि इसने रेजिस्टेंस तोड़ तोड़ दिया है, वो दोबारा नीचे 187 पे आ गया। ये क्यों हुआ फिर, जो भी आपने समझाया है? क्लोज क्लोजिंग एजीपी, भी तो देखनी होती है उसमें। आप देखें आपने फ्राइडे ये वाले दिन ही ली थी। जी, वन इसने 189 का रेजिस्टेंस तोड़ा, मैंने 192 पे खरीदारी कर ली, वो 196 क्लोजिंग गया, उसके बाद वो क्लोज हो रहा है 187 पे, ये क्यों? क्लोजिंग से पहले वो वापस नीचे आ गया ना। जैसे यहां पे भी नीचे आ देखें, गया। वैसे तो ब्रेकआउट लेवल वही ना। इसका 202 का है। ये एजीपी का मैंने शेयर किया था ब्रेकआउट लेवल। जी जी, ये आप इन्हें, ये हमारे मोबाइल में लिखा हुआ है ना कि ये इसका टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, ऐप में लिखा होता है।
अच्छा मैं देखता हूँ, वैसे मेरे को या तो मुझे लग रहा है मैंने टारगेट शेयर किया होगा एजीपी का, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल मैंने ये शेयर टारगेट नहीं किया। आपका ब्रेकआउट वही लेवल था ये जो नहीं है, हमारे ब्रेकआउट मोबाइल लेवल में जो है था। ना इसका 202 का है। हम्म। ये देख रहे हैं आप, चार्ट देख रहे हैं? हाँ। चार्ट में देखें, ये 190 191 का जो लेवल है ना, ये इसकी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। हम्म। अच्छा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। इससे ऊपर जो है रेजिस्टेंस जो है इसकी तकरीबन 197 की भी है। अब ये देखें आप, वैसे तो इसकी ये बन रही है यहाँ पे 189 पे, 189 से ऊपर इसकी बन रही है 87 पे, वो बन रही है यहाँ से। तो अब इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है एजीपी की अभी जो हम्म। क्लोजिंग हुई है? मैं आपको अभी बता इसकी रहा हूँ, सपोर्ट और मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखिएगा। आप बोल रहे हैं 197 से वापस नीचे आ गया। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से 190। देखें, ये मैंने जो लाइन खींची है 198 की। हम्म। हम्म। इधर देखें आप, ये यहां पे गया, यहां पे रिजेक्शन मिली इसे, यहां गया, यहां रिजेक्शन मिली, यहां रिजेक्शन मिली, यहां पे मिली। हम्म। ये देख रहे हैं आप, ये यहां पे रिजेक्शन मिली, ये यहां पे रिजेक्शन मिली, मिली वापस, जी। यहां पे भी मिली। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था इसका, 197 198। ये वापस यहां पे गया, यहां से रेजिस्ट होके वापस नीचे आया है। हम्म। इसकी जो सही जो ब्रेकआउट था वो था 202 का। वैसे तो 202 को भी इसने यहाँ पे बार बार वो किया है, लेकिन 202 से 203 तक, 204 तक ये क्लोजिंग दे जाता है, तो फिर इसमें चांस है वापस परफॉर्म करने का, और वो भी 218 तक। हम्म। इस स्टॉक में आप ये कर सकते हैं कि हमेशा ये याद रखें कि मैंने अभी जो आपको चीज समझाई कि आप एक रेंज में जब एक स्टॉक चल रहा है। जी। हाँ न्यूज भी आना शुरू हो गई है। क्या आना शुरू हो गई? न्यूज भी आना शुरू हो गई है। अच्छा। इस्लामाबाद में हो रहा है एग्रीमेंट माशाल्लाह, साइन होने के लिए। माशाल्लाह, चांस है इस राणा दफा। सनाउल्लाह राणा राणा सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है ये। जी। इंशाल्लाह इस दफा चांस है, जिस तरह की न्यूज़ें आ रही हैं कि मंडे को मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और कुछ भरोसा नहीं है कि न्यूज हार्ट भी लग जाए। न्यूज ये भी अभी कंफर्म ये न्यूज नहीं हो रही इस चीज की कि जो है आर्मी चीफ ने जो है अभी विजिट जो किया है उसमें ईरान ने एग्रीमेंट साइन कर दिया है, लेकिन अभी तक ये न्यूज कंफर्म नहीं हो रही है। हम्म। अभी तो मसला ये, काफी रूमर्स भी चलेंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि अभी हो गए हैं साइन। ये सिर्फ कहने की बातें, जब होंगे ना तो, यानी कि एक वो नहीं चीज वो है, तो जब सीज फायर होगा ना ऑफिशियल तो खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि हर जगह यही सुनने को मिलेगा आपको, हर ग्रुप में, हर न्यूज चैनल में, और हर जगह से न्यूज आएगी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, और ये एक वैसे अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली इवेंट था। ये जो कुछ भी हो रहा था स्टॉक मार्केट के लिए, तो खास तौर पे। जाहिर साहब और आ गए? स्पेशली अच्छा शिराज भाई ग्रुप में ऐसे लोग हैं जी। जिन्होंने ऐसे शेयर बाय किए हुए हैं, वो वही जो अभी आप बार 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 समझाते हैं कि टॉप पे मत जाके बाइंग करें, और बहुत से लोगों के पास वो पड़े हुए हैं। जी। अभी ऐसी टाइम है, अभी ये बिल्कुल ऐसी टाइम अभी है कि ऐसे चीप रेट्स के ऊपर शेयर्स मिल रहे हैं जो कि जो है ना जो फंडामेंटली जो कंपनी जिस है ना वो अच्छी हैं, और उनको वो फौरन से गेंद देंगी, तो इसलिए इनको स्विच करने का काइंडली बताएं। वो ऐसे लोग जिन्होंने अपने ऐसे शेयर बाय किए हुए हैं जो कि फंडामेंटली वीक हैं, पेनी शेयर्स हैं या कुछ भी सट्टे वाले सारे शेयर हैं, उनमें से निकल के वो स्विच कर लें। वो इनको प्रॉफिट होना है तभी जाके होना है, पर इनका लॉस तब जाके रिकवर होना है। जी हाँ, ये मैंने शेयर किया वाई ग्रुप में, और ये मैं बताता भी हूँ, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, जैसे ही सीज फायर होगा, सबसे पहले कोई भी बंदा, ये सवाल हर किसी से होना चाहिए, जैसे अगर आपको पता हो कि सीज फायर हो रहा है और आपके पास पैसे हैं, तो आप कौन सा स्टॉक बाय करेंगे? बिना सोचे समझे, सुबह मार्केट खुलते के साथ आपको अपने सारा पैसा लगाना हो तो सबसे पहले बंदे यही सोचेंगे, सबसे पहले ब्लू चिप स्टॉक को बाय किया जाए, हेवी वेट स्टॉक को बाय किया जाए, क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम्म। ऐसे ही है। और वो ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब आप देखते हैं ब्लू चिप स्टॉक काफी ऊपर चले गए या कैप पे चले गए, अब वो बाय नहीं हो सकते। तो फिर आप देखेंगे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो है उन्हें बाय किया जाए।
अब आप देखेंगे कि अगर वो भी ऊपर चले गए तो फिर उसके बाद आप देखेंगे साइडबोर्ड आइटम में जो अच्छे आइटम हो वो बाइंग कर ली जाए। फिर जब वो परफॉर्म करेंगे उसके बाद आखिर में चौथे नंबर पे नंबर आएगा पेनी स्टॉक और ये जो फंडामेंटली कचरा स्टॉक है उनका। सबसे पहले इंडेक्स में हैवीवेट स्टॉक परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और फिर उसके बाद साइडबोर्ड आइटम, फिर पेनी स्टॉक, यानी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी सबसे एंड में परफॉर्म करती है। और वो ऐसे ही टाइम पे परफॉर्म करती है जब इंडेक्स रुक जाता है, जब हेवीवेट अब स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसका इसका कंप्लीट करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि आप जी। बार बार तो एक पॉइंट, जी बोले, प्लीज। बोले बोले बोले। जी जी प्लीज, आप इसको कंप्लीट कर लें। ओके ओके, मैं इसको कंप्लीट अच्छा, करता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि जो आपने हम्म। बार बार एक चीज बता रहे होते हैं लेकिन ग्रुप में वो चीज फॉलो नहीं कर रहे होते, कि इनको जो है ना वो उसी चीज को थोड़ी सी गाइड करें। जी जी। जी, आवाज थोड़ी सी कट गई थी, मैं सही से सिराज सुन भाई, नहीं। आप ये कंप्लीट कर लें पहले, फिर इस पे बात ओके, करते हैं। मैं कंप्लीट करता हूँ। तो सबसे पहले ये कि ये जो है ना 190 वन इसकी वो नहीं थी, रेजिस्टेंस नहीं थी, ये करीब की रेजिस्टेंस थी। जो आपको, अगर आपने किसी एप्लीकेशन में भी चेक किया हो तो वो दिखा तो रहा होगा 191 की रेजिस्टेंस, लेकिन वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं थी। बीच बीच में काफी सारी रेजिस्टेंस बन रही होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये ले लें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप ले लें तो इसमें काफी सारी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलती हैं। अब देखें, ये जैसे इस तरह की आ गई। अब ये एक ये एक सपोर्ट है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये आखिर में। तो इसमें लाजमी नहीं कि किसी का भी अगर ऊपर क्लोजिंग आई तो वो ब्रेकआउट हो गया। ऊपर क्लोजिंग आई तो हो सकता है ऊपर से रेजिस्ट करके वापस नीचे आ जाए। वैसे तो इसमें सही लेवल जो है ब्रेकआउट का बनता है ये जो 50% की रिट्रेसमेंट है इसके बाद। लेकिन चार्ट वाइज अगर देखा जाए तो 202 का लेवल तकरीबन 202 का लेवल बन रहा है इसका, और 204 तक की क्लोजिंग आने के बाद चांस है कि परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, और उससे ऊपर जो है खतरा जो है 217 पे होगा। तो ये आपने मिस्टेक कर दी थी 191 के बाद बाय करने के बाद 197 पे आपने बुक नहीं किया। दिशांत साहब, आपने सुन लिया ये? सही सुन लिया उन्होंने। जी हाँ, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बात को। हेलो। और ग्रुप में सब शेयर कर रहे होते हैं, ग्रुप में सब ये शेयर कर रहे होते हैं कि मतलब ये है ना कि ये मेरे हिसाब से जो चल रहे हैं ना, कि एक बार लेके होके बैठ गए हैं, सेल नहीं कर रहे ना। हम्म। आपकी जो स्ट्रेटजी यही है कि भाई अब स्विंग के लिए भी जो चीज ले रहे हो एटलीस्ट 30%, तो जब वो अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचे, इनिशियल हम्म। रेजिस्टेंस पे पहुंचती है चीज, एटलीस्ट 20 से 30% मैं तो बुक करता हूँ वहां पे ना क्वांटिटी को, जी। ताकि वो एक बार से दोबारा से नीचे जब आएगी तो उसको दोबारा से बाय करना। तो हाँ। ये चीज मेरे ख्याल से ये रिपीट नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों को जो है ना वो लॉस शो हो रहा है। जी हाँ। और वो सिर्फ लेके उसको वहीं पे रख के बैठे हुए हैं, और वो उसको जो है ना जो चैनल के अंदर वो आ रही है ना रेजिस्टेंस, स्पोर्ट पे बाय करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना, कुछ उसकी परसेंटेज वो उस चीज को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से लॉस ज्यादा आ रहा है लोगों का। जी। मैं इसी के ऊपर आपको बताता हूँ। देखें, ये है, सही बात है कि जैसे मैं बता रहा होता हूँ कि आपको जो है ना बीच बीच में मौके मिलते रहते हैं प्रॉफिट बुक करने के, लेकिन उस वक्त सारे स्टॉक एक साथ बुक नहीं करें। उस वक्त जो है अपना 30% 40% बुक करके वापस उसी दिन ही सेम डे में ये मौका मिल जाता है वापस बाय करने का। जैसे एक एग्जांपल के लिए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ गई है 190 के से, अभी भी काफी अपने टॉप से काफी ज्यादा नीचे ही ट्रेड हो रही है, तो इस टाइम पे कोई भी प्रॉफिट में तो होगा नहीं। और जो लॉस में है वो उनका लॉस एक दिन में या 2 दिन में रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिकवर अभी एक दिन में नहीं हो सकता जब तक मार्केट उन लेवल्स पे नहीं जाए। लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इसी तरह रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और ऐसे ही रेंज बाउंड परफॉर्म मार्केट 4 महीने तक करती रहे, तो फिर क्या हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे? तो ये गलत होगा। तो बेहतर यही है कि हमेशा जो है 30% अपने शेयर 30% शेयर या 20% अपने अच्छे प्रॉफिट पे बुक करे जाएं, फिर उसके बाद वापस नीचे लिया जाए। इससे फायदा ये होगा कि आपकी छोटी छोटी ट्रेड चलती रहेंगी, और उन छोटी ट्रेड के बीच में कभी भी ऐसा हो सकता है या तो स्टॉक
नीचे गिर जाएगा ज्यादा, या तो स्टॉक ज्यादा परफॉर्म कर जाएगा। अगर ज्यादा परफॉर्म कर जाएगा तो आपके पास 70% या 80% आपकी होल्डिंग रहेगी, और उससे आपको गेन होगा। लेकिन वो 20% पे आप छोटी छोटी ट्रेड करके अपनी बाइंग लेवल को कम कर सकते हैं। अगर आपने शुरू में स्टॉक जैसे 100 रुपए का बाय कर लिया और वो ट्रेड हो रहा है 60 रुपए पे, तो 40% का लॉस हो गया। लेकिन अगर उसी के में आप बार बार ट्रेड करते हैं तो आप अपनी बाइंग को 90-85 तक लेकर आ सकते हैं, ताकि अगर वो वापस 100 पे भी जाए, जैसे अगर इंडेक्स वापस 190 पे जाता है, 190 से वापस नीचे आने लगता है, या 190 पे जाके इसका मोमेंटम खत्म हो जाता है, तो 190 पे आप प्रॉफिट में तो हो। और वो प्रॉफिट में तभी हो सकते हैं जब आप बीच बीच में इस तरह के ट्रेड करते रहेंगे, और इस तरह के मौके कई स्टॉकों में मिलते रहेंगे। जैसे अभी फिलहाल जो है सीमेंट सेक्टर के अंदर काफी जबरदस्त रैली आने वाली है। सीमेंट सेक्टर के अंदर तो मैं बार बार रिकमेंड कर रहा था, और इसी के अंदर मैंने रिसेंटली, अगर मैं मैं कहता नेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है। आवाज आ रही है मेरी? शायद कुछ है, थोड़ा सा आपकी जो है ना आवाज इंटरप्ट हो रही है। हाँ, नेट की शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से जी आ रही है। सही। शिराज भाई, अभी जो आप कल संडे को ना जो शेयर करेंगे ना, जी स्क्रिप्ट जो भी शेयर करेंगे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ना, तो जी काइंडली उनके साथ ना अगर परसेंटेज मार्क कर दें, अगर ये करूंगे भाई कितने कितने परसेंट, अगर सिनेरियो जो बनता अभी नजर आ रहा है, तो अल्लाह करेगा कल इंशाल्लाह क्लियर हो जाए, नहीं है पोजीशन इस पे। जी तो इंशाल्लाह। जो उसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस पे हम पहुंचे या पर लाख लगता है, तो वहां पे हम कितना जो है ना उसको सेल कर, ये चीज थोड़ी सी जो काइंडली इसको देखिएगा। जी हाँ, वो मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने इसके इस सिमट का ही मैं बता रहा था, सिमट में जो है मैंने जब कॉल शेयर की थी तो इसने तकरीबन अपना 92 का हाई लगाया था। और ये इसी रेंज में 7 मई 8 मई की बात है, जब मैंने बताया था कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे 1 महीने के अंदर। एनुअल क्लोजिंग आ रही है सिमट की, और आप नीचे से नीचे बाय जमा करते रहें, और इंडेक्स वापस नीचे भी आएगा। उस वक्त 170 की सपोर्ट थी, लेकिन वो ब्रेक हुई तो फिर उसके बाद वापस 162 तक भी गया, तो हमें मौका मिला 81 तक का भी। तो जिन्होंने नीचे से बाइंग की थी वेट करके, तो उनका तो फायदा हुआ होगा। जिन्होंने उसी वक्त फौरन ही मेरे शेयर करने के साथ ही बाय कर लिया, तो वो नुकसान में गए होंगे। बाकी ये कि स्विंग के अंदर हमेशा स्टॉक जो है पार्शियली ही बाय किया जाता है। कुछ करंट पे कि अगर वो नॉन स्टॉप परफॉर्म करने लगे, यानी कि अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, तो फिर बाकी का भाग ऊपर बाय करेंगे, नहीं तो यहाँ नीचे बाय करेंगे। अच्छा, इसी के अंदर स्विंग के अंदर पार्शियली नीचे से जब स्टॉक गिर रहा हो, और वो स्विंग आइटम हो, जैसे एमएलसीएफ की स्विंग कॉल चल रही है, और इसके अंदर इसकी सपोर्ट जो है वैसे तो 78 तक की है, तो 78 तक का अपना जहन बनाए, और उसमें अपने पहले ही तय कर लें कि मुझे इतने शेयर यहाँ लेने, इतने यहाँ पे, और बाकी के मुझे यहाँ अपनी 78 पे बाय करने हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, इंशाल्लाह मार्केट बुलिश हो जाएगी। लेकिन एक और मैं तरीका समझाता हूँ, जो काफी जबरदस्त तरीका है और लिमिटेड स्टॉक में काम करने की नहीं है। और ये मैं अब आपको समझाता हूँ कि अगर स्टॉक ऊपर की तरफ चल जाए तो फिर आप किस तरह जमा करेंगे। जैसे मैंने बताया, नीचे की तरफ जमा करते हैं, तो करंट रेट पे जब मेरी स्विंग कॉल शेयर करने के बाद आप थोड़ी सी क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टॉक परफॉर्म करना शुरू कर जाए, ऊपर जाना शुरू कर जाए, तो फिर किस तरह आप कर सकते हैं। तो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, इसे थोड़ा गौर से समझिएगा। मैं मार्क करने के लिए कोई चीज, कोई टूल यूज कर लेता हूँ। हम्म ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? देखें, जी जी। एमएलसीएफ अब आप लेना चाह रहे थे 10,000 शेयर, या 5,000 शेयर आप लेना चाह रहे थे। अब मेरी स्विंग कॉल शेयर हुई 89 के ऊपर कि ये स्टॉक आप जमा करना शुरू कर दें, और ये जो है इसमें चांस है
कि अगर ये 96 का ब्रेकआउट दे जाएगा और एक महीने में अच्छा परफॉर्म करेगा, हो सकता है 112 से 125 तक परफॉर्म कर सकता है। अब आपने 1000 शेयर यहाँ ले लिए। अब अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद 94 96 को ब्रेक कर देता है, तो फिर अब आप यहाँ पे सेकंड बाइंग करते हैं। सेकंड बाइंग होती है आपकी यहाँ पे 98 पे। 98 पे आपकी सेकंड बाइंग हुई, यहाँ आपने 1000 शेयर ले लिए, यहाँ आपने 1000 शेयर ले लिए, आपके कितने हो गए? 2000 शेयर। फिर उसके बाद थर्ड बाइंग करते हैं आप, थर्ड रेजिस्टेंस से ऊपर 102 से ऊपर 103 के पास, ये होगा आपके 3000 शेयर। हम्म यहां तक आके आपके हो गए 3000 शेयर। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, 89 पे आपने लिए 1000 शेयर। उस 1000 शेयर में यहाँ पे जितने भी 1 रुपए के ऊपर आपको गेन मिल रहा है, 1000 रुपए का। जब आपने यहाँ पे 1000 शेयर और बाय कर लिए, अब यहाँ पे आने के बाद आपको 1 रुपया ऊपर जाने पे 2000 रुपए का गेन मिलेगा, 1 रुपया नीचे जाने पे आपको 2000 रुपए का लॉस मिलेगा। 89 से अगर हम ये लें तकरीबन एंडी, यहां तक आने तक आपको 8000 रुपए का गेन हो चुका होगा। 8000 रुपए का आपका गेन हो गया। अब अगर ये स्टॉक 98 से फर्ज करें 94 या 93 तक आ जाता है, तो फिर आपका लॉस में आ जाएंगे आप, क्योंकि आपको तकरीबन 9000 रुपए का लॉस हो चुका होगा यहाँ पे। आपका 8000 रुपए का प्रॉफिट भी जाएगा, यानी कि जहां जो लेने से जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट भी जाएगा, प्लस आपको 1000 1200 1500 रुपए का लॉस भी शो हो रहा होगा यहां तक अगर आ जाता है। तो जब आप यहाँ पे सेकंड बाइंग करेंगे 98 पे, तो फिर जाहिर सी बात है 98 पे जो आपने बाइंग की है ये सोच की है कि 96 का ब्रेकआउट हो गया, तो 96 से नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 95 के ऊपर। और ये स्टॉप लॉस में आपके पूरे के पूरे 2000 शेयर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे पूरे के पूरे 2000 शेयर आपके बुक हो जाएंगे। अगर ये वापस 96 से ऊपर आ जाता है तो वो वापस आप 2000 शेयर ले लेंगे, नहीं तो फिर आप इसको सपोर्ट पे लेंगे। सपोर्ट आपकी कहाँ है? वो सपोर्ट है आपकी 89 88 के ऊपर। 88 पे दोबारा आप बाय कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ आपका 95 पे, तो आपका लॉस कितना हुआ? तकरीबन 6000 रुपए का लॉस हुआ। और ये ऊपर जाने पे आपका फायदा हुआ था 8000 रुपए का। तो तकरीबन आपका रेट टू रेट आप निकलेंगे, दोबारा आप यहाँ पे 1000 शेयर बाय कर सकते हैं। या यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट ही होगा बेहतर। यहाँ आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ बाइंग करने के बाद दोबारा आप इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने के ऊपर यहाँ पे दोबारा 1000 शेयर बाय कर सकते हैं। और फिर उससे ऊपर वापस बाय कर सकते हैं। इससे ये होगा फायदा आपका कि ऊपर जाते हुए आपके पास क्वांटिटी भी जमा होती रहेगी, और अगर वो वापस नीचे आने लगा तो आप निकाल देंगे। ये आप समझ गए तरीका? जी ये बिल्कुल। बताएं, ये समझ गए? अच्छा, अब इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन होगी, अब मैं इसमें बताता हूँ। ये मैंने आपको बताया कि अगर स्टॉक आपको फंसा दे तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, सही। बहरहाल अब देखें, यहां से यहां तक आपका हो गया 8000 रुपए का प्रॉफिट। यहां पे आपने ले लिया 1000 शेयर, और अब यहाँ पे 1 रुपया ऊपर जाने पे 2000 का प्रॉफिट होगा, नीचे आने पे 2000 का लॉस होगा। यहां पे आने के बाद अगर ये स्टॉक वापस परफॉर्म करता है 101 रुपए तक आता है, तो यहां से यहां तक तो आपका 8000 रुपए का गेन हुआ 98 तक। 98 से 101 तक आपका गेन होगा तकरीबन 6000 रुपए का, यानी कि ये 3 रुपए आपको 6000 रुपए का गेन दे जाएंगे, कैपिटल गेन। 8 और 6 हो गए तकरीबन हो गए आपके 14। 14,000। और फिर इसके बाद इसके ब्रेकआउट के बाद 103 के ब्रेकआउट के बाद 103 के ऊपर आके आप दोबारा 1000 शेयर और बाय कर लेंगे। अब यहां पे बाय करने के बाद सेम सिनेरियो होगा। अब 1 रुपए के स्टॉक ऊपर और नीचे जाने पे आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट और 3000 रुपए का लॉस होगा। तो यहां पे आने के बाद अगर ये स्टॉक 103 रुपए से 98 97 तक आ जाता है, तो आपका सारा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा 101 रुपए के ऊपर, तकरीबन सारे के सारे शेयर के ऊपर, कि अगर ये यहां तक आए तो सारे के सारे बुक हो जाए। यहां तक आने में आपका लॉस हो जाएगा तकरीबन 101, या 100 रुपए तक आने में आपका लॉस हो जाएगा 6000 रुपए का। तो जो 14,000 का आपका प्रॉफिट हुआ था, वो अब आपका हो जाएगा तकरीबन 9,000 का प्रॉफिट, और आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये स्टॉक यहां नहीं रुकता 103 पे, 103 पे नहीं रुकता, फिर ये इससे ऊपर 106 का ब्रेकआउट दे जाता है। वैसे तो 106 का कोई ब्रेकआउट नहीं है यहाँ पे, ब्रेकआउट नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है इसका 108 का, यानी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 108 की है। 108 के बाद 114 तक जाएगा ये, और 115 तक जाएगा। तो 108 को ब्रेक करने के बाद 109 पे आप 1000 शेयर और यहाँ पे बाय कर लेते हैं।
अब यहां तक आपका हो गया था 14,000 का प्रॉफिट, और 103 के बाद 110 तक आपका हो गया तकरीबन 14 और 7 और 7 14। 14,000 पे, और 14 से यानी डबल हो जाए। तकरीबन आपका हो गया 32,000 रुपए का प्रॉफिट। हम्म। ऐसे ही है। 32 का हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद जाहिर सी बात है वही सेम सिनेरियो है कि 1 रुपए के ऊपर अब आपका 4,000 रुपए का प्रॉफिट या 4,000 रुपए का लॉस होगा। तो सेम सिनेरियो आपका, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपकी 115 रुपए के ऊपर। 115 के ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे भी 1,000 शेयर और ले सकते हैं। हम्म। आप 116 रुपए के ऊपर दोबारा 1,000 शेयर और ले सकते हैं, और इसका टारगेट होगा आपका 121 का। 121 के ब्रेकआउट के बाद फिर आप दोबारा ले सकते हैं 126 और 132 के लिए। हम्म। ये सिनेरियो आप समझे? यहां पे आपको यहां से यहां तक आपका सिर्फ 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहां से यहां तक आपका 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहां से यहां तक आने के बाद आपका 32 से 34,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां के बाद 116 के बाद आपका 121 तक जाने में प्रॉफिट होगा आपका तकरीबन 20,000 रुपए का। हम्म। इस रेंज का प्रॉफिट होगा आपका 20,000 रुपए का। 32 और 20 52 52। 52,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एमएलसीएफ के अंदर जो भी बंदा इस वक्त बाय करता है तकरीबन 5,000 शेयर, 5,000 शेयर, ज्यादातर कई लोग, कई मेंबर्स ने बाइंग की होगी 5-5 हजार शेयर की, लेकिन उन्हें इतना गेन नहीं हुआ होगा इसके अंदर। या इससे पहले अगर आपने यहां 5,000 शेयर ले लिए तो उन्हें भी इतना गेन नहीं हुआ होगा। 50,000 रुपए का प्रॉफिट किसी ने भी बुक नहीं किया होगा। मैंने इसकी कॉल इससे पहले 92 पे भी शेयर की थी। ये पुराने मेंबर्स को पता होगा, 92 से ये 132 तक गया, लेकिन किसी ने भी इतना बड़ा प्रॉफिट शायद ही किया है। कुछ लोगों ने बुक किया होगा क्योंकि कुछ लोग कुछ का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उन्होंने एक साथ ही बड़े अमाउंट लगाया होगा। लेकिन नॉर्मली ये ट्रेड जिसके पास 2 मिलियन है तो वो भी आराम से कर सकता है ये ट्रेड जो मैंने आपको बताई है, और एक ही स्टॉक में बड़ी क्वांटिटी में काम कर सकता है, लेकिन उसे खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिसने एक साथ बड़ी क्वांटिटी में काम किया होगा उसे खतरा होगा 1 रुपया नीचे जाने पे। जैसे अगर आपने यहाँ बाइंग कर ली 1,000 शेयर की, या एक साथ 5,000 शेयर की, तो 1 रुपया नीचे जाने पे आपका 5,000 का लॉस हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक आएगा 85 तक। 85 तक आने में आपका तकरीबन 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। हम्म। यानी 20,000 रुपए का खतरा है आपका। और यहां से अगर ये यहां तक आ गया तो फिर आपका इतना लॉस हो जाएगा कि वो लॉस देख के आपको डिप्रेशन हो जाएगा कि ये स्टॉक रिकवर कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये लेडर अप का है, और इस तरह बाइंग की जाती है और इसके स्टॉप लॉस करीब लगाए जाते हैं। तो इसमें होता ये है कि आपको थोड़ा सा भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको अच्छा खासा गेन हो जाएगा। यहाँ पे आप 5,000 शेयर का एक साथ रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन इस लेवल पे आके आप 5,000 शेयर का एक साथ रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर होते हैं और अपने हाफ प्रॉफिट के ऊपर बेट लगा रहे होते हैं। यानी बिट नहीं, बेट खेल रहे होते हैं कि अगर ये नीचे आया तो मेरा हाफ प्रॉफिट चले भी जाएगा। जैसे यहां से यहां तक का मैंने आपको बताया 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगर ये यहां से यहां तक भी आ जाता है तो फिर आपका 5-6 हजार 10,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। 4,000 शेयर आपके पास मौजूद हैं। और ये 116 से अगर 121 तक चले जाता है तो फिर यहाँ पे मैंने आपको यहाँ हुआ था मेरे ख्याल से 20,000 रुपए का प्रॉफिट। और फिर यहां पे आने के बाद अगर ये 126 तक चल जाता है तो इस रेंज में आपको अच्छा खासा गेन मिल जाएगा, और यहां पे आके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसका 140 का भी वेट नहीं कर सकते, या आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं इसमें। समझ रहे हैं? तो ये दो तरीके थे, एक नीचे से नीचे एक्यूमुलेट करने का और एक लेडर अप का। ये दोनों तरीके स्विंग में ही काम किए जाते हैं और स्विंग में ही चलते हैं। या तो सपोर्ट पे बाइंग करें या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद बाइंग करें आप। हम्म। नॉर्मली अगर सिराज भाई अगर किया हुआ हो, एक बाय किया हुआ हो और वो माइनस में जा रहा हो उसका रेट, तो एवरेज कितने परसेंटेज पे जाके करनी चाहिए? देखें,
अगर आपने वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है ना, शॉर्ट टर्म में आपने लिया ही 4 रुपए के टारगेट के ऊपर था, तो फिर आपका स्टॉप लॉस उसके हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप देखें कि स्टॉप लॉस आपका कितने दूर पे है। अगर वो स्टॉप लॉस आपका 2 रुपए नीचे है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्टॉक आपका 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है तो वो ट्रेड नहीं बनती। बहरहाल जिसकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड बन रही है कि आपने स्टॉक ही 5 रुपए के उसके लिए लिया था और स्टॉप लॉस आपका 2 रुपए नीचे था, तो 2 रुपए नीचे अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएं उसे। हम्म। लेकिन अगर आपने स्विंग स्विंग कॉल में इन्वेस्ट किया है और स्विंग कॉल बाय की है, और वो स्विंग कॉल जो परफॉर्म करेगी 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर, तो उसमें आप स्लो स्लो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने एक साथ ही सारी बाइंग कर ली तो फिर जाहिर सी बात है इसी तरह फिर आपको एक बड़े बड़े लॉसेस का सामना करने को मिल सकता है। हम्म। समझ गए एवरेज आप? 5% डाउन, एवरेज 5% डाउन पे उसको जो है ना नीचे जाए तो कुछ बंदा उसको बाइंग कर ले एवरेज करने के लिए। सपोर्ट्स पे कर सकता है, जैसे अगर मैंने यहाँ 89 पे लिया है तो फिर उसके बाद मैं अब बाय करूंगा सबसे पहले 85 पे, फिर उसके बाद बाइंग करूंगा मैं इसकी 80 पे, और उसके बाद 78 पे, उसके बाद 72। स्पोर्ट टू स्पोर्ट। सपोर्ट टू सपोर्ट, सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि कभी कभार ओके। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ही रिवर्स हो जाता है। हम्म। ओके, क्लियर है पॉइंट ये। ओके, आज के हम अपना सेशन यहीं क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मार्केट जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, मंडे वाले दिन मार्केट बहुत अच्छा गेन दे जाएगी, 172 173 तक भी जा सकती है। सही है। अभी अभी कितनी आज हुई है सॉरी? जी। क्या बोला आपने? मार्केट की क्लोजिंग के कहाँ पे हुई है? मुझे जहन में नहीं है अभी। मार्केट तो अभी फिलहाल 167 800 पे हुई है। 167 800 पे। तो हम्म। लास्ट टाइम जब तकरीबन 16,000 का अपर हाल्ट लगा था, तो जी, ऐसा कोई चांस बन सकता है? ऐसा चांस जाहिर सी बात है बन सकता है, क्योंकि मसला ये है कि लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में, काफी लोग इस वक्त इन्वेस्टर मौजूद है मार्केट के अंदर, काफी ट्रेडर मौजूद हैं जो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि हालात बेहतर होने के साथ ही वो बाइंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है हालात बेहतर होने के बाद बाइंग करेंगे वो। अगर चांस बनता है सीज फायर का तो वो बाइंग करेंगे, क्योंकि बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद के अंदर सीज फायर हो जाता है तो फ्राइडे वाले दिन तो किसी को नहीं मिलना माल। सीज फायर अगर अनाउंस नहीं होता कल तो अभी मार्केट जो वापस 172 174 तक भी जा सकती है, लेकिन 175 का ब्रेकआउट उसूलन जो है मार्केट सीज फायर के बाद ही लेगी। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर तो काफी हद तक चांस है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी और सीज फायर हो जाएगा, फिर मार्केट जब ओपन होगी तो अच्छा ही परफॉर्म करेगी, बुलरन स्टार्ट हो जाएगा। फिराज भाई, अभी न्यूज बहुत अच्छी आ रही है, वाशिंगटन टाइम्स की तरफ से न्यूज चल रही है जी। कि मध्य पे इनका इत्तेफाक हो गया है। और उस अभी न्यूज अभी मतलब काफी, अभी बाल न्यूज तो काफी जबरदस्त चल रही है, अभी लेकिन जब ट्रम्प तक, की जो है ना। या तो मंडे तक, कल की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की रात भी इंपॉर्टेंट है। कल रात को अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती और इसी तरह न्यूज फ्लो रहता है तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन जब तक सीज फायर कंफर्म अनाउंस ना हो जाए तब तक कंफर्म नहीं है कि सीज फायर हो रहा है या नहीं। जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक खतरा ही रहेगा कि दोबारा हालात खराब भी हो सकते हैं, कोई नेगेटिव न्यूज भी आ सकती है बीच में। अभी 175 का ब्रेकआउट है ना? 175 का ब्रेकआउट लेवल है। तो अगर अभी 160 अप्रोक्सीमेट 8 पे है, और 7,000 का भी जो है ना वो गैप है इसके लिए, ब्रेकआउट के लिए। वो मंडे वाले दिन मार्केट और परफॉर्म अगर करेगी ये। अगर मंडे को फॉर एग्जांपल 10,000 इंक्रीज आता है, 178 पे चली जाती है मार्केट, तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट कंफर्म है, हो गया वा। हाँ, ब्रेकआउट हो गया, और क्लोजिंग उसी के ऊपर ही रहती है 175 के ऊपर। बिल्कुल क्लोजिंग लेवल, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग हो 178 की जाती है तो देता है तो। ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर कोई बैड न्यूज आ गई और फ्राइडे वाले दिन मार्केट वापस 175 से नीचे आ गई, इसका मतलब फेक आउट हो गया, और जो गैप होगा ना बीच का, जो गैप होगा बीच का,
जी अगर सीज फायर नहीं हुआ तो फिर मार्केट वो फिर वापस नीचे आके वो गैप फिल करेगी, गैप फिल करके फेल परफॉर्म करेगी करेगी। बिल्कुल। हम्म। नहीं, अभी न्यूज जो चल रही है, इंशाल्लाह ब्रेकआउट देगा ये। इंशाल्लाह काफी हद तक चांस है। अभी आपकी वर्किंग पे बात है, कल की वर्किंग आपकी इंपॉर्टेंट है या ट्रम्प की वर्किंग इंपॉर्टेंट है या आपकी वर्किंग इंपॉर्टेंट है अभी? इंशाल्लाह मैं काफी स्टॉक शेयर करूंगा, काफी स्टॉक रिकमेंड करूंगा, और इंशाल्लाह मौका भी मिलेगा बाइंग करने बस का ये मंडे वाले दिन। मेन चीज ये रखनी है कि सेल कहाँ पे करना है ना, हाँ। ताकि उसके मुताबिक उसको निकाल के फर्दर आगे फिर जो है ना एंट्री कहाँ पे वो दूसरी लें तरीके से, उसके हिसाब से चलें। अब जो कल जो मैं शेयर करूंगा उसमें टारगेट भी शेयर करूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तक तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही शेयर कर रहा था कि आप कहाँ पे बाय कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आप बीच बीच में ट्रेड कर सकते हैं उसमें। अब इंशाल्लाह मैं टारगेट भी शेयर करूंगा, क्योंकि अब चांस है कि एक तो बजट भी आ रहा है और दूसरी बात ये कि मार्केट में अब पोटेंशियल है वापस परफॉर्म करने का। न्यूज इसी तरह की आ रही है, सीज फायर बहुत करीब है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मार्केट अच्छी जाए, अभी अच्छी इंशाल्लाह। जाने वाली है। चलें, आज का हम सेशन यहीं क्लोज करते हैं अपना। ओके ओके। आज का हम यहीं क्लोज करते हैं ओके। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बाकी किसी के जो डाउट हैं वो कल ग्रुप में पूछ सकते हैं।